हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है। अब आपके पास सिर्फ 3 दिनों का समय बचा है। इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी आपको करना है और आज इसी कड़ी में हम आपके लिए हिंदी की महामैराथन लेकर के आए हैं जो पेडागोजी का पोर्शन है। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से पूरा देख लेते हैं तो 15 नंबर आपके फ्री के मिल जाएंगे आपको हिंदी लैंग्वेज से। जी हाँ दोस्तों, आइए बिना विलंब करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कोशिश करेंगे बहुत ही कम समय में इस वीडियो को बना दें ताकि आप लोग बहुत जल्दी से इसका रिवीजन कर ले। सारे फैक्ट इसमें लिखे हैं, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है। वीडियो में सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज। भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। आपके मन में जैसे कुछ विचार हैं और दूसरे के मन में कुछ विचार हैं, दोनों लोग अपने अपनी भाषा के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं। यह केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, इसके कुछ अन्य प्रकारें हैं। जैसे सबसे पहला क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में है। भाषा ज्ञान प्राप्ति करने के साधन के रूप में है। भाषा साहित्य, कला, संस्कृत, सभ्यता को विकसित करने के सहायक के रूप में है। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कई बार क्वेश्चन पूछता है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में उसको लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। भाषा के भेद या रूप की चर्चा करते हैं तो एक लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। लिखित भाषा का मतलब लिख करके विचार को व्यक्त करना। मौखिक भाषा का मतलब बोल करके विचार को व्यक्त करना। सांकेतिक भाषा का मतलब संकेत या इशारा करके विचार को व्यक्त करना। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो स्थायी हो जाता है। भाषा अर्जन क्या है, आइए जानते हैं। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना व भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है। बिना किसी विशेष प्रयास के इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। अब भाषा अर्जन कैसे होता है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वातावरण का प्रभाव है, सहज मतलब आसानी से होने वाली प्रक्रिया है, अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा जुड़ा है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। एक प्रश्न है कि भाषा अर्जन किस वजह से होता है, आइए इसका उत्तर जानते हैं। हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा को अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर और बोल करके। ठीक है, चलिए एक शब्द आता है मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, अतः बच्चे के घर में बोले जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, देखते हैं परिभाषा क्या है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। जैसे आपके परिवार में बोला जाता है पापा पानी ले लो, तो बच्चा भी सीख जाता है पापा पानी ले लो। मम्मी खाना खा लो, मम्मी खाना खा लो। ऐसे ऐसे वाक्यों को वो भी बोलता है। स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात कहने व समझने में सक्षम हो जाता है। भाषा अधिगम, अधिगम में प्रयास करना पड़ेगा अपने आप। अधिगम का मतलब ही है प्रयास करना। चेतन रूप से, चेतन का मतलब आप उसको लगना पड़ेगा। जैसे आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी सीखना है तो उसमें मेहनत करना पड़ेगा बाबू, मेहनत करने से ही आएगी। नियम सीखने पड़ेंगे, किताब पढ़नी पड़ेगी, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षक की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है।
अर्जन अनौपचारिक है, अधिगम औपचारिक है। याद रखिएगा, डिफरेंस पूछता है। अधिगम का संबंध किससे है? दूसरी भाषा से है, याद रखिएगा। कुछ पॉइंट हैं। एक चेतन प्रक्रिया है, प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर्वलन से सीखी जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। आगे हम बात करते हैं भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले भाषा अर्जन की बात करते हैं। एक अवचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है और इसका उदाहरण है आपका मातृभाषा। अधिगम की बात करते हैं तो एक चेतन प्रक्रिया है, नियमबद्ध प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है और इसका जो संबंध है वो दूसरी भाषा से है, याद रखिएगा। किससे संबंध है भैया? इसका संबंध है आपका दूसरी भाषा से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भाषा अर्जन व अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, ये भी पूछता है। तो पहला है वातावरण का अंतर है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है जब उसको उचित वातावरण मिलेगा, याद रखिएगा। बात करते हैं लक्ष्य भाषा की। टारगेट लैंग्वेज क्या है? दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा को टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। मातृभाषा मदर टंग भाषा का पहला रूप है और इसको हमेशा अर्जित करते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने दें अपनी मातृभाषा में। अगला टॉपिक है मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सरक बोलना। यह एक स्वाभाविक बात है, ये त्रुटि नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बना करके दे देता है। हम कक्षा में मातृभाषा और बहुभाषिकता को स्वीकार करते हैं, ये हमारे पॉजिटिव वे में आते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं भाषा के विविध रूप की। मातृभाषा भाषा का पहला रूप है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई दफा क्वेश्चन बना है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, जिसे सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा दिया गया है। अर्थात जो हिंदी है इसे सरकारी कामकाज की भाषा कहते हैं। भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालयी भाषा अर्थात कार्यालय के प्रयोग की भाषा इसको कहते हैं, याद रखिएगा। भाषा सीखने के कुछ चरण हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कूकना 6 सप्ताह में, बलबलाना 6 माह में, एक शब्द चरण 1 साल में होते हैं, याद रखिएगा। टेलीग्राफ व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष, लंबे उच्चारण 2 से 4 साल में बच्चा सीख जाता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272 शब्द, 5 साल में 2072 शब्द बच्चा सीख जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं भाषा शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां। व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण परक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहां से भी आपके कई दफा क्वेश्चन बने हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक विधि को समझते हैं। सबसे पहले आपकी आती है व्याकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं, याद रखिएगा। दूसरा आपका पॉइंट है, याद रखिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि।
यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियां परस्पर संयोजित हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर उनको नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। आगे बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा का आधार बनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। सम्मिश्रण विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है, याद रखिएगा। अगला है संप्रेषण परक विधि। ये क्या है? प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि का विकास हुआ है। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। पहले उदाहरण दिया जाएगा, फिर नियम बताया जाएगा, और विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलती है। याद रखिएगा, पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में संज्ञा की परिभाषा को बताना। निगमन विधि, निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। पहले परिभाषा बताना, फिर प्रश्नों को हल करना। बात करते हैं जीन पियाजे महोदय की। ये किस पर इन्होंने अपने विचार दिए? तो इनका एक शब्द है अहम केंद्रित वाक्य, ठीक है। दूसरा है जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। बात करते हैं अहम केंद्रित वाक्य क्या होता है। अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है बच्चा खुद से बोल बोल कर बात करता है। उम्र 2 से 6 वर्ष की है। आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है, कोई काम कर रहा है तो बड़बड़ाता होगा मुंह से, इसी को ही बोलते हैं। भाषा एवं विचार पियाजे के अनुसार कैसा है? पियाजे कहते हैं कि विचार पहले भाषा बाद में। याद रखिएगा, पियाजे कहते हैं विचार पहले भाषा बाद में। पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। जबकि वाइगोत्स्की महोदय क्या कहते हैं? बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इसके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, जो बच्चा खुद से बोलता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। लैंग्वेज इज अ टूल। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। कहीं भी सामाजिक सांस्कृतिक शब्द मिलेगा वाइगोत्स्की लगा देना। अंतरीकरण, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है, ग्रहण करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में महत्वपूर्ण है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला है सामाजिक वाक, 2 वर्ष की उम्र में होता है। दूसरा है निज वाक, 3 से 6 वर्ष की उम्र में। आंतरिक मौन वाक 6 वर्ष के बाद शुरू होता है। भाषा और विचार, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद ये मिल जाते हैं। याद रखिएगा, नोम चॉम्स्की बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र LED कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं।
अगला पॉइंट है विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है किसी भी भाषा को सीखने का। भाषा के कौशल कितने हैं? 4 हैं, याद रखिएगा। पहला है सुनना, उसके बाद है आपका बोलना, पढ़ना और लिखना। बात करते हैं सुनना और पढ़ना गृहात्मक कौशल हैं, जबकि बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम आपसे पूछा जाता है। भाषा के मुख्य 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतः संबंधित हैं। सुनना और पढ़ना गृहात्मक कौशल है, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल में आता है। नोट क्या है? भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम से सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सुनना मतलब बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनना, ये सुनने में आता है। बोलना में कविता का पठन, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चे से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। पढ़ना, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ने के प्रकार, एक तो मौन पठन, मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, याद रखिएगा। बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा और तेजी से चीज़ों को पढ़ सकेगा। सस्वर पठन, लाउड रीडिंग, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, ज़्यादा विषय पढ़ सकेगा। सस्वर पठन से रस भी आता है। बात करते हैं लिखना। अध्यापिका बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुतलेख का प्रयोग करेगी, जिसे नकल कहा जाता है। श्रुतलेख को नकल भी कहते हैं। लेखन के प्रकार, सुलेख, सुंदर लेख, श्रुतलेख वर्तनी की अशुद्धियां दूर कराना, अनुलेख अक्षरों का अनुरेखण करना, याद रखिएगा। भाषाई विकार क्या है? एक तो है अफेजिया। अफेजिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्या आती है। डिसलेक्सिया पठन अक्षमता है, पढ़ने लिखने में समस्या आती है। डिसलेक्सिया वैसे पठन विकार है, याद रखिएगा। शिक्षण का त्रिआयामी मॉडल जॉन डीवी ने दिया है। इसमें अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु होती है, याद रखिएगा। शिक्षण सूत्र क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर होता है, याद रखिएगा। शिक्षक सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री चार्ट है, श्रव्य सामग्री रेडियो है, और बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री टीवी है, क्रिया सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप है। दृश्य सामग्री में क्या क्या है? श्यामपट, पाठ्यपुस्तक, चार्ट और मानचित्र। श्रव्य में क्या है? रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और टेप रिकॉर्डर आपके इसमें आते हैं। दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल में क्या है? फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविजन और जैसे आपके चलचित्र हैं। क्रिया सहायक सामग्री, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण कराना। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। आकलन का उद्देश्य क्या होता है? जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया। दूसरा, छात्रों की समस्या को दूर करना। तीसरा, छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना। मूल्यांकन, आकलन और एक टर्मिनोलॉजी आती है आपकी मापन। आकलन में देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, मापन में देखते हैं कि बच्चे ने कितना प्रतिशत सीखा है। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा हैं, याद रखिएगा। निदानात्मक परीक्षण, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देता है और जब उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है तो छात्र की असफलता व कठिनाई को पीछे का कारण जानना, जो उसके पीछे कारण है वही निदान कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण,
जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम में शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया है, उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है आदि। दक्षता परीक्षा, इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। अभिरुचि परीक्षा, इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। मुख्य कौशल कौन से हैं? सुनना और बोलना, ये आपके मुख्य कौशल हैं। पुनर्वलन में क्या आता है? बोलना और लिखना। बात करते हैं बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चों का होना। एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। बहुभाषिकता कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। पाठ्य पुस्तक कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। कैसी होनी चाहिए? रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में, बोलचाल की भाषा में हो, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हो, बच्चे के स्तर के अनुरूप इसको होनी चाहिए। त्रिभाषा सूत्र 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। इसी के साथ हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, ये मैराथन आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।